बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज 10 मई 2024 मैं हज के सफ़र पर निकला हूँ अपनी वालदा के साथ। वालदा के वसीले से आप लोगों कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे इस सफ़र को कबूल फरमाए और तमाम अरकान साथ खरीद के पूरा कराए। अभी मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचा हूँ। यहाँ से सफ़र की हम शुरुआत करेंगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरे हज के सफ़र के दौरान अगले 45 दिनों में यानी कि आपके साथ वीडियो की मार्फत जुड़ा रहूँ और जो सवालात मेरे जहन में अब हैं वो सवालात आप जब हज पर जाएंगे आपके जहन में भी आएंगे, उनका बहुत हद तक मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा ताकि आप उनको देखकर उनको समझकर आने वाले मुस्तक़बिल में अल्लाह आपको हज अता फरमाए, उस हज को आसानी से अंजाम दे सकें, आसानी से आप हज कर सकें। दरख्वास्त है कि मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। आज 10 मई 2024 से ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे भी होता रहूँगा, दुआ कीजिएगा। एरोप्लेन में बैठने से पहले और बोर्डिंग से क्लियर होने तक का भी सफ़र तय किया है। सबसे पहले हम बोर्डिंग पर पहुँचे जहाँ पर हमारे पासपोर्ट, वीज़ा, बोर्डिंग पास चेक हुआ। उसके बाद जो सामान साथ में लाए हैं उसका वेट हुआ। सामान का वेट जो हमने प्रिस्क्राइब किया हुआ था एक बैग में 26 किलो से ज़्यादा नहीं जा सकता। हालांकि यह 20 किलो को तरजीह दे रहे थे। 20 किलो से ज़्यादा अगर किसी का सामान है तो उस पर भी ऑब्जेक्शन लगा रहे थे। इसके अलावा एक हैंड बैग था, उसमें कुछ वज़न तक की मकदार है जिसको आप अपने साथ ले जा सकते हैं। साथ ही यहाँ जब स्कैनिंग होती है तो बड़ी बारीकी से होती है, उसमें कोई ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो प्रोहिबिट किया गया है। अगर कोई ऐसा सामान गलती से है, चाहे वो सब्ज़ी काट का चाकू है, नेल कटर है, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। बैगेज में शायद चला जाए लेकिन जो आपका हैंड बैग है उसमें वो बिल्कुल नहीं जा पाता है, उसको निकाल दिया गया। अंदर आने पर यहाँ सबसे पहले हमें लंच या जो भी कहा जाए उसको सर्व किया गया क्योंकि दोपहर और शाम के बीच का वक्त है। लंच के बाद यहाँ पर वज़ू का बहुत अच्छा इंतज़ाम और यहीं पर नमाज का इंतज़ाम है। सभी हाजियों ने जो जा रहे हैं हम नमाज़ अदा की असर की। अब मगरिब के वक्त हमारा बोर्डिंग होना है तो इसलिए मगरिब की नमाज़ का भी थोड़ा सा डाउट है कि कहाँ होगी या हो नहीं भी पाएगी या नहीं, या प्लेन में पढ़नी पड़ेगी। फ़िलहाल तक अभी तक का जो सफ़र है बहुत आसान, एयरपोर्ट पर किसी तरह कोई दुश्वारी नहीं है। अगर आप अपने बैगेज सही लाते हैं, एज़ पर लॉ लाते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई और आगे भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। 4 बजे एंट्री लेने के बाद अब चलते फिरते अपने जहाज़ में आकर बैठ गए हैं। प्लेन के अंदर काफ़ी बड़ा जंबो जेट लगता है, लग रहा है कि 700 प्लस कैपेसिटी का जहाज़ है और 8:05 की फ़्लाइट होगा। इस तरह की यहाँ सब कुछ टाइमिंग से चल रहा है। उम्मीद लग रही है कि हम टाइम से ही ये जहाज़ यहाँ से लैंड ऑफ करेगा। दुआ कीजिएगा हमारा सफ़र साफ खैर से पूरा हो। If your electronic device dropped into the seat, do not move the seat and inform the flight attendant immediately. 8:05 का इस फ्लाइट का टाइम था, लेकिन यह फ़्लाइट कुछ देरी से 8:17 यानी कि 12 मिनट की देरी से इसने मूवमेंट शुरू किया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको इस फ्लाइट का मूवमेंट भी दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी 10-12 मिनट की देरी की खास देरी नहीं कही जा सकती है। ये आप देख सकते हैं विंडो के बाहर से। हेलो, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा। 1 घंटे की फ़्लाइट बताई जा रही है। 11 बजे के बाद इसका लैंडिंग है जेद्दा में और उसके बाद आगे का सफ़र होगा। आगे की डिटेल आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बीच में आपके साथ मुखातिब होता रहूँगा। ये सऊदी एयरलाइंस का डिनर बहुत अच्छा है। गर्मा गर्म पराठे, साथ में दाल और उसकी साइड में बिरयानी, दही और ये सलाद बहुत अच्छी है। खीरा है, शिमला मिर्च है, नींबू है, एक कुछ और है करोना टाइप का, और इधर 2 रसगुल्ले। इससे पहले पाइनएप्पल जूस जो कि हमने फिनिश कर दिया। इनका खाना बहुत अच्छा है। खास बात यह है कि जो गर्म है, गर्म सर्व करना है, बहुत गर्म है, तेज़ जलता हुआ। ठंडा है पानी या जूस वो बिल्कुल चिल्ड ठंडा है। एक अच्छा खाना है इनका सऊदी एयरलाइंस का। एयरपोर्ट पर जो हज कमेटी ने खाना दिया था वो अच्छा नहीं था, ठंडा खाना था, लेकिन ये बिल्कुल गर्म खाना है। वाह भाई, जो बात है बिरयानी बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। बहुत जायकेदार बिरयानी, बिल्कुल एकदम गर्म, बहुत अच्छी बिरयानी। देखो भाई, अभी रात के 10 बज चुके हैं यहाँ के वक्त के मुताबिक, हिंदुस्तान के मुताबिक 11:30। लेकिन अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं जो दिखा रहा है मैप के ऊपर, ओमान हमने क्रॉस किया है। ओमान के पास से गुजरे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऊपर है, उसके बाद इराक, यमन आसपास है और फिर मदीना भी काफ़ी दूर महसूस हो रहा है।
आज ये भी पता चला कि डिजिबूटी कंट्री भी यहीं आसपास है, यमन से आगे है डिजिबूटी। डिजिबूटी अगर आपको याद होगा वही कंट्री है जहाँ के जमाती लॉकडाउन में फंस गए थे, जिनकी रियासत भाई ने जमात कराई थी। डिजिबूटी अभी दिखाई दे रहा है हमारी स्क्रीन पर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सऊदी अरब के वक्त के मुताबिक अभी रात के 11:30 बजे हैं। फ़्लाइट यहाँ पर आकर लैंड कर चुकी है और अब सभी लोग नीचे निकल रहे हैं, हल्के हल्के उतर रहे हैं, फ्लाइट से बाहर जा रहे हैं। काफ़ी लोग जा भी चुके हैं, आप देख रहे हैं सीट्स खाली काफ़ी तादाद में दिखाई दे रही हैं। हम लोग भीड़ में नहीं चलना चाहते, हर जगह फ्रांस से चलना चाहते हैं, वेट करते हैं। यहाँ भी हमने वेट किया, हालांकि हम बीच में बैठे हुए थे जोन 3 में, फिर भी हमने जल्दबाजी नहीं की। आरामदायक सफ़र रहा। सीट थोड़ी सी उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी जितना इनको होना चाहिए था, फिर भी कुल मिलाकर अच्छा सफ़र रहा यहाँ तक का। लॉबी देखकर आप धोखा खा सकते हैं कि आप सऊदी अरेबिया में हैं या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं। बिल्कुल उसी की जैसी लॉबी जैसी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर थी जब हम प्लेन में बैठ रहे थे। यहाँ से निकलते वक्त भी बिल्कुल ठीक उसी जैसी लॉबी है। आप देख रहे हैं आगे काफ़ी लोग जा चुके हैं, हम धीरे धीरे पीछे पीछे आ रहे हैं। किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट यूँ तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ एंट्री पर ही महसूस हो रहा है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज़, उस जैसी देखभाल यहाँ पर नहीं मिलने वाली है और अभी मिलती हुई दिखाई भी नहीं दे रही है। एयरपोर्ट से निकलते प्लेन से निकलने के बाद चलते चलते 5 से 7 मिनट हो गए हैं, काफ़ी दूर चलना पड़ गया है। हालांकि अच्छी बात है कि मंदिर के लिए व्हील चेयर मिल गई है। व्हील चेयर के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाकर यहाँ व्हील चेयर मिली। दिल्ली जैसा इंतज़ाम नहीं था, लेकिन मिल गई। अब एयरपोर्ट के एक पोर्शन से निकल के दूसरे पोर्शन में, यहाँ पर इंडिया के हाजी हैं, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान के हाजी हैं, यहाँ पर हम आए हैं। प्रेयर रूम जगह जगह है यहाँ पर, अच्छी बात है नमाज के लिए। वहाँ भी था, इस पोर्शन में भी है। तो एयरपोर्ट लॉन्च से निकलकर यहाँ हम इसके दूसरे पोर्शन में आए, जहाँ से हमें एग्ज़िट करना है। बस में बैठकर बस के लिए वेट कर रहे हैं और इसी एरिया में नमाज का भी इंतज़ाम है, जिसके ने बताया था जगह जगह है। यहाँ पर हमने इशा की नमाज़ अदा की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ आते ही हमें फ्रॉड का शिकार हो गए हैं, लालच में फंसे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे हैं पीछे, यहाँ हिंदुस्तान की तरह स्टॉल लगे हुए हैं जो सिम बेच रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने ऐलान किया फ्री सिम, तो फ्री सिम कर लोग दौड़े, मैं भी दौड़ा। सिम तो चाहिए ही था, मुझे मालूम तो रिचार्ज तो कराना ही पड़ेगा, सो मैंने फ्री सिम ली। बाद में खाना फंसी हुई, यहाँ पता चला कि यहाँ से सिम नहीं लेना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं कि एक पासपोर्ट पर 2 सिम इश्यू होते हैं, एक सिम अपने पास रख लेते हैं, एक आपको दे देते हैं, दूसरा सिम कहीं और मिसयूज़ हो सकता है, उसको सेल कर सकते हैं। मैंने भी महसूस किया। बहरहाल मैंने यहाँ से सिम ले लिया, लेकिन लोग कहना यह है कि सिम आपको होटल से लेना चाहिए, एयरपोर्ट से सिम नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, STC कंपनी का सिम ज़्यादा बेहतर बता रहे हैं। STC कंपनी का सिम लें तो जब आप आइए यहाँ आएँ तो ध्यान रखिए कि आपको एयरपोर्ट से सिम नहीं लेना है। दूसरी बात, अगर लेना है होटल रूम से लेना है, वो भी STC कंपनी का लेना है। एयरपोर्ट लॉन्च से निकलकर बैठते हैं और बस में आपको अपना पासपोर्ट डिपॉजिट करना होगा। ये पासपोर्ट आपको मक्का पहुंच जाएगा। मक्का जब आप हज कंप्लीट कर लेंगे आफ्टर 44th डे या 40 डे का अगर आप टूर है, 44th डे या 40th डे आपका पासपोर्ट आपको उस वक्त मिलेगा जब आप वापस हिंदुस्तान के लिए रवाना हो रहे होंगे। ये सऊदी गवर्नमेंट के लोग हैं। पासपोर्ट दे दिया है इनको, पासपोर्ट उन्होंने कलेक्ट कर दिया है। पासपोर्ट के साथ कोई भी पेपर नहीं है। ये किस लिए है बैंड? ये बैंड आप पासपोर्ट सरकार के पास गया और अब आप फ्री हो गए। आपको पासपोर्ट खोने का, कटने का, छुट्टी होने का डर नहीं है। आराम से अपना हज पूरा कीजिएगा। हज पूरा होने के बाद जब आप वापस रवानगी करेंगे तब पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। बात का आप खास ध्यान रखें, हज के सफ़र पर कहीं पर भी अबर दबड़ ना करें, भाग दौड़ ना करें। सबका प्रॉपर नंबर आएगा, सबको कायदे के साथ जहाँ जिसको जाना है वहाँ उसको ले जाया जाएगा। जैसे बस का एग्जाम्पल ले लें, बसेस के लिए जब ऐलान हुआ तो लोग दौड़ पड़े और एकदम से भीड़ वहाँ गेट पर
लग गई। जबकि यहाँ का बस का रूल ये समझ में आ रहा है कि जो भी बसेस हैं वो पूरी फ़्लाइट के पैसेंजर को एक साथ लेकर यहाँ से रवाना होंगी। यानी कि अगर कोई बस आपकी निकल जाती है तो ऐसा नहीं है कि दूसरी बस के लिए आपको वेट करना होगा, बल्कि आप चाहे पहली बस में बैठें या आखिरी बस में बैठ जाएं, सभी बसेस एक साथ ही आपके होटल की तरफ रवाना होंगी। तो इसलिए बस पकड़ने में या कहीं पर इमिग्रेशन पर जब शुरू में चेकिंग होती है, कहीं पासपोर्ट की जांच होती है, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप आए हैं, हज करने के इरादे से आए हैं, आपको अल्लाह ताला ने बुलाया है, तो सभी आराम के साथ जाएंगे, किसी भी तरह की परेशानी और अबड़ दबड़ में ना पड़े। जद्दा एयरपोर्ट से निकलने के बाद अब हम बस में बैठे हुए हैं। बताया था मैंने आपको, बस से हम जा रहे हैं मदीना शरीफ, अपने होटल मदीना शहर में। लेकिन रास्ते का जो सफ़र है इसके बारे में थोड़ा सा बात करनी थी। जब से हम जद्दा होटल से निकले हैं, कभी चलते चलते 20-25 मिनट हो गए हैं, लेकिन रास्ते में अभी तक जो शोरूम्स की चेन है वो ख़त्म नहीं हो रही है। बड़े बड़े शोरूम, मस्जिद और बीच बीच में कुछ ऐसे मकान भी आ रहे हैं, गली मोहल्ले हैं, बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान के जैसे महसूस होते हैं। पुराने घर हैं, कुछ पुरानी दीवारें दिखाई देती हैं, कहीं बसेस खड़ी दिखाई देती हैं। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में, हमारे शहर में, मेरठ में इस तरह के मकानात होते हैं, गली मोहल्ले होते हैं, उनकी झलकियाँ दिखाई दे रही है। जद्दा से भी मेरे ख्याल से ये 1-1.25 घंटे का सफ़र है। 1-1.25 घंटे के बाद हम मदीना शहर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। मदीना शरीफ पहुँच कर फिर वहाँ से आप बात करेंगे। हिंदुस्तान से आए हुए हैं हज करने के लिए। जो फ़्लाइट का टाइम है वो कोई भी हो सकता है, रात का है, आधी रात के बाद का है, दिन का है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो अभी घूमने निकले हुए घूम रहे हैं। अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि रात का 1:30 बजा हुआ है। इतने वक्त पर भी यहाँ शोरूम जो खुले हुए हैं, लोग खाना खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। यहाँ का माहौल है अलग है। यहाँ ये होटल्स चेन है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार लाइन से होटल्स ही होटल दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर चहलकदमी भी लोगों की ज़्यादा दिखाई दी। इतनी देर रात गए, यहाँ कारों का मूवमेंट, पैदल गाड़ियों, पैदल लोगों का मूवमेंट काफ़ी तादाद में है। काफ़ी बड़े बड़े होटल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे होटल देखने में लग रहे हैं ये। वो मस्जिद नबवी है। अच्छा, यही है मस्जिद नबवी। ठीक। वो जाने के टाइम वो गेट नंबर याद रखते। जाने का मस्जिद के अंदर जाने के टाइम वो बाहर से गेट नंबर है ना, हाँ, तुम्हारा हाथ याद रखो। अच्छा, नंबर कौन सा नंबर है? एक गेट में लिखा है उधर। अच्छा, माशाल्लाह बस से उतरे और मस्जिद नबवी की बगल में हमारा होटल, ये पीछे देख रहे हैं आप, मस्जिद नबवी, बिल्कुल इसके नज़दीक में ही हमारा होटल है, रूम है। ये अच्छा इंसिडेंस है, कोइंसिडेंस। होटल के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं और होटल एंट्रेंस पर हमारा स्वागत करने के लिए, इस्तकबाल के लिए बिल्ली मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत बिल्ली है, आप ये बिल्कुल एंट्री पर है। आने वाले लोगों का लग रहा है जैसे ये वेलकम कर यहाँ होटल तक आ गए। होटल में आने के बाद अब रूम अलॉटमेंट हो रहा है, लेकिन रूम अलॉटमेंट का जो सिस्टम है बिल्कुल सिस्टमेटिक है, कोई टेक्निकल क्राइटेरिया इनका नहीं है। यहाँ छींचा लैदर हो रही है, शोर मच रहा है, लोगों के ऊपर लोग चल रहे हैं, इनकी अपनी पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं। यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं रूम के लिए। एक ही काउंटर में भीड़ लगी हुई है, वहाँ उन्होंने अजीब सा माहौल बना दिया है। आपका होटल रूम अलॉटमेंट सिस्टम बहुत ख़राब है यहाँ का। बस में से उतरने के बाद पहले भगदड़ मचेगी कि जहाँ पर रूम अलॉटमेंट हो रहे हैं वहाँ जाइए। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो जैसे हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल का काउंटर होता है, इस तरह से काउंटर लगा कर, उससे भी बुरे हालात। काउंटर भी नहीं है, टेबल के ऊपर 2-3 लोग बैठे हुए हैं और वो कवर नंबर मालूम करते हैं, जिसके पास 4 हैं, 5 हैं, इस तरह से सीक्वेंस अलॉटमेंट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं अपनाया। बेहतर होता कि
कवर नंबर के हिसाब से 3 अलग अलग लोग बैठ जाते हैं, 2, 4, 5 जिस तरह से देना चाह रहे हैं 3 लोग उसको अलॉटमेंट करते हैं। लेकिन एक ही तरह के लोग बैठे हुए हैं जो एक ही कवर को अलॉट कर रहे हैं, चाहे अभी 5 चल रहा है या 4 चल रहा है, उसके बाद कभी 2 का नंबर आएगा। करीब 1 घंटा हो गया लेकिन अभी तक यहाँ पर रूम मिलने का कोई आसार नहीं, भीड़ लग रही है। मैं तो यहाँ से थक कर आकर आराम से बैठ गया। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आखिरकार रूम मिला। रूम अलॉटमेंट का सिस्टम बिल्कुल भी इनका अच्छा नहीं था और होटल स्टाफ जो कि ट्रेंड नहीं था, स्किल्ड नहीं था इस जॉब के लिए, रूम असाइनमेंट के लिए, और कोई काम सौंपा गया। कोई काउंटर नहीं यहाँ पर, कोई कूपन सिस्टम नहीं, सारे भीड़ एक के ऊपर एक साथ टूट पड़े। 2 घंटे बाद जैसे तैसे रूम मिला। बहरहाल अब हम अपने रूम में आ गए हैं। ये हमारा रूम है, 3 बेड का रूम, छोटा सा रूम है, ठीक है। यहाँ टेलीविज़न वगैरह है, एज प्रॉपर लाइट्स है, सोफ़ा है, पानी वानी का भी इंतज़ाम है, टॉयलेट शायद कंबाइंड होगा। इस तरह से आज हमारा हज का पहला दिन इख्तिताम पजीर होता है। अगले दिन फिर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। अब मैं गुड नाइट कहूँ या गुड मॉर्निंग, चूँकि यहाँ सुबह के 4 बजने वाले हैं। बहरहाल आज का दिन यहाँ हम पूरा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।